आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक्सप्लेनर जर्क में। इस एपिसोड के लास्ट में मैंने एक वॉइस दी है, उसे चेक कर लीजिएगा एंड बताइएगा कि क्या मैं हमें उसी वॉइस से एक्सप्लेन करूं या करंटली मैं जो वॉइस यूज कर रहा हूं उसे ही यूज करूं। छोटी तलवार हिमारी और आमतौर पर यह वॉरियर दोनों को एक साथ इस्तेमाल करता था क्योंकि उनकी ताकत अकेले से कहीं ज्यादा थी। लेकिन उसके बैकपैक में जो था उसे बोवन कहते थे और मास्टर ने सुना था कि किसी ने भी उसे इसका इस्तेमाल करते नहीं देखा है। ग्रीन को बहुत शक था कि अगर किसी ने उसे 3 तलवारें इस्तेमाल करते नहीं देखा है तो शायद उसे एक साथ 3 तलवारें इस्तेमाल करना नहीं आता। जब वे इस शख्स के बारे में बात कर रहे थे वो खुद खड़ा हो गया और उस स्पिरिट को देखने लगा। वो शायद खुद से डिसाइड कर रहा था कि उसे कैसे खत्म करेगा और लगता है कि उसे एक अच्छा आइडिया आ गया था। इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो अपनी सबसे बड़ी तलवार माकाटो का इस्तेमाल करेगा। और ऐसा ही हुआ, उसने एक ही वार में लगभग पूरे मॉन्स्टर को काट दिया। वो सच में एक बहुत ही ताकतवर मिस्टिक है, लेकिन मॉन्स्टर इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था और उसने उस पर वापस वार किया, जिसे उसने आसानी से डॉज कर लिया। सुई ने मिस्टर एंडरसन से मदद मांगी क्योंकि उसे लगा कि इतने बड़े मॉन्स्टर से लड़ना बहुत मुश्किल होगा। मिस्टर एंडरसन ने उसे यकीन दिलाया कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वह इसे खुद ही हैंडल कर सकता है। वो शख्स थोड़ा आराम किया और लड़ाई जारी रखने का फैसला किया, लेकिन अब उसने अपनी कीमती तलवार की कोई खास एबिलिटी ऑन कर ली थी और अब वो मॉन्स्टर से हमेशा के लिए निपटने के लिए तैयार था। उसने बहुत ऊंची छलांग लगाई और मॉन्स्टर पर एक जबरदस्त वार किया। ऐसा लगा कि इसके बाद उसके लिए पीछे हटना मुश्किल होगा, अगर वह ऐसा कर भी पाता। पहली नजर में ये लड़ाई बहुत अनफेयर लग रही थी क्योंकि मॉन्स्टर बहुत बड़ा था और वह लड़का उसके सामने एक छोटे से कीड़े जैसा था। लेकिन बाद में सब कुछ बिल्कुल उल्टा हो गया और स्पिरिट के चांसेस कम होते गए। शहराजहाँ इससे बहुत हैरान थी। वो उसके मूवमेंट को देख भी नहीं पा रही थी, वो इतना तेज था। ये कमाल है। कुछ ऐसे ही वारों के बाद वो मॉन्स्टर बस बिखर गया और उस लड़के ने ये लड़ाई भी बहुत जल्दी जीत ली। ग्रीन को यकीन नहीं हो रहा था, क्या ये ओरिएंटल मास्टर्स सच में उतने ही अच्छे थे जितना कि लेजेंड में कहा गया था? वे अपनी तलवार से गॉड्स और आर्म घोस्ट्स दोनों को काट सकते थे। शारदा उस वक्त बस यही सोच रही थी कि ग्रीन अब सिर्फ ब्लैक गेट को बदनाम कर रहा है। यंग मास्टर ने उनकी बात काटने के लिए माफी मांगी, लेकिन मूंग को लगा कि वह भयानक घोस्टली एनर्जी गायब हो गई है। क्या मॉन्स्टर सच में अब नहीं था? सुची ने उसे बताया कि वीएमओ ने इसका ध्यान रखा है और उसने यह एक अमेजिंग तरीके से किया है। उसके बाद उनकी बातचीत के लिए जिम्मेदार शख्स उनके पास खुद आया और कहा कि यहाँ बहुत लोग हैं, इसलिए उन्हें इस जगह को तुरंत छोड़ देना चाहिए क्योंकि यहाँ बहुत खतरा है। सुई ने देखा कि जब उस लड़के ने घोस्ट को काटा तो उसके चारों तरफ लॉन्स आने लगे जो बाद में उसकी तलवार पर मिल गए। क्या ये ब्लड लॉन्स उसकी डेमोनिक पावर है? लेकिन बाद में सुई को एहसास हुआ कि मौजूद सब लोगों में से सिर्फ वही इन लाइंस को देख रहा है, इसलिए इसके बारे में किसी से भी पूछने का कोई फायदा नहीं है। डब्ल्यूएमओ ने आगे बात करते हुए यूजीन टेम्पल के मास्टर्स में से एक की अचानक घुसने के लिए माफी मांगी। यंग मास्टर ने उसे बताया कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है, उल्टा वो घोस्ट को खत्म करने के लिए उनका बहुत शुक्रिया है क्योंकि वो इतने बड़े से निपटने के लिए काफी ताकतवर नहीं था। वो शख्स ऐसा करने के खिलाफ नहीं था क्योंकि घोस्ट को खत्म करना और आम लोगों को परेशान करने के लिए उन्हें सजा देना ही उसका मुख्य काम है, लेकिन उसने समझा कि ये लोग पूरी तरह से आम नहीं थे, इसलिए उसने उनसे ही चेक करने का फैसला किया। यंग मास्टर ने उससे कहा कि यह ब्लैक गेट ऑर्गेनाइजेशन है, वे मिस्टिक्स जिसे सरकार ने लूडो में अनोखी घटनाओं से निपटने में मदद करने के लिए लगाया है। जिस पर उस शख्स ने जवाब दिया कि वह इस ऑर्गेनाइजेशन को जानता है और उसने सुना है कि वे आउटसाइडर्स हैं, इसलिए उसने अपना मास्क उतारना शुरू किया और साथ ही उनसे लूडो में न रुकने और तुरंत एक सुरक्षित जगह पर जाने को कहा। लगता है उसने शहराज़ादा की मौजूदगी में ये कहकर गलती कर दी थी, जो ये सब सुनकर बहुत गुस्से में आ गई। उसने उससे कहा कि वह ये गलत लोगों से कह रहा है, उन्हें उससे सिर्फ इसलिए डरना नहीं चाहिए क्योंकि वो घोस्ट को खत्म करने वाला है। उस लड़के ने तुरंत माफी मांगी क्योंकि वो उन्हें ऑफेंड नहीं करना चाहता था बल्कि उनके लिए चिंता कर रहा था। कुछ हद तक उसने डेमन से सीधे लड़ने की उनकी काबिलियत की कमी और सालों पहले रेडिएंट सॉवरेन द्वारा ब्लैक गेट को पहुंचाए गए भारी नुकसान को कंसिडर किया, इसलिए उसे लगा कि लूडो उनके लिए सबसे सुरक्षित जगह नहीं है। मिस्टर एंडरसन ने मामला शांत करने की कोशिश की और समझाया कि यह तो बस सरकार और ब्लैक गेट के बीच एक कॉन्टैक्ट है। वे प्रोफेशनल्स हैं, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सुई ने चुपचाप इस डायलॉग को देखा और उसे लगा कि उनकी तारीफ भी की गई है और उन्हें ऑफेंड भी किया गया है, क्योंकि मिस्टर एंडरसन ने जो कुछ भी कहा वो एक थप्पड़ जैसा ज्यादा लगा। लेकिन इस शख्स के शब्दों से लगता है कि उसे ब्लैक गेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ आइडिया है, लेकिन उसने ज्यादा सोचा नहीं और टॉपिक बदलने का फैसला किया। उसने कहा कि कुछ समय पहले उसने एक शख्स को घोस्ट को मैनिपुलेट करते हुए देखा था और फिर वो भाग गया था। वह सोच रहा था कि वह कौन था। ग्रीन ने उसे बताया कि वह सियंस सोसाइटी का एक बड़ा गंजा आदमी था जो घोस्ट को छोड़कर भाग गया था।
सुई को अच्छी तरह से समझ में आ गया था कि मिस्टर ग्रीन किसकी बात कर रहे थे, क्योंकि एमएवी ने उनकी पिछली मीटिंग में पूरी सीएंस ग्रुप दिखाई थी। उस वक्त यंग मास्टर ने ऐड किया कि ये सीएंस सोसाइटी के वे लोग थे जिन पर गॉड्स को मूव करने के मेथड का इस्तेमाल करके लूडो में इविल स्पिरिट्स को डालने का शक था। उस लड़के ने उन्हें ध्यान से सुना और कहा कि यह इन्फॉर्मेशन उसके लिए इसका ध्यान रखने के लिए काफी है। सुची को थोड़ा अजीब लगा कि वाल खुद ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता था। लगता है कि वह एक ऐसा इंसान है जिसमें जिम्मेदारी का स्ट्रॉन्ग सेंस है। उसके बाद उसने ये भी जोड़ा कि उसने सुना है कि लूडो में लॉर्ड ऑफ स्पिरिट्स के रिवाइवल का एक हार्बिंजर है और वह यूजीन टेम्पल के अपबोर्ड से मिलना चाहेगा, इसलिए अब उसे यंग मास्टर की रिकमेंडेशंस चाहिए। मास्टर ने बिना किसी और बात के उसे अपने साथ चलने को कहा। वो उसे उस जगह पर ले जाएगा जहां उसे जाना था। उस लड़के ने सबको गुड बाय कहा और शांति से चला गया जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। सुची ने सोचा कि यह शख्स और उसकी तलवारें मिस्टीरियस ब्लड लाइन्स हैं। ये बेसिकली उसके पीछे एक स्पिरिट जैसा है। WMO सच में एक आम इंसान नहीं है। शहरज़ादा की उसके बारे में बेस्ट फीलिंग नहीं थी। वो कितना घमंडी है, उसने सोचा। उसका मानना था कि वह इसलिए इतना आत्मसंतुष्ट है क्योंकि उसके पास कोई ताकत है, लेकिन मिस्टर एंडरसन ने सजेस्ट किया कि शायद घोस्ट का सिर कलम करने का अनुभव ही उसे घमंड की तरफ ले गया है। आखिर में ये शख्स कुछ मामलों में सही था। ब्लैक गेट उसकी तरह मेंटल एनर्जी का इस्तेमाल करके सीधे लड़ाई नहीं कर सकता। तो शारदा ने सोचा कि क्या वे उसी भागे हुए स्लेंडर को ढूंढ सकते हैं, लेकिन मिस्टर एंडरसन का मानना था कि ऐसा करना लगभग इम्पॉसिबल है क्योंकि लगता है कि उसने सब कुछ प्लान किया हुआ था और उसका भागना भी प्लान का एक हिस्सा था जो बिल्कुल परफेक्ट काम किया। अचानक उनकी कन्वर्सेशन एक मैसेज से रुक गई जो सभी को मिला। ग्रीन ने कहा कि यह एडवाइजर एलिस का मैसेज था, जिन्होंने ब्लैक गेट टीम को तुरंत उनकी ऑर्गेनाइजेशन के सेकंड मीटिंग रूम में वापस लौटने का ऑर्डर दिया था। यह पहली बार था जब सुची ने ब्लैक गेट के सेकंड मीटिंग हॉल के बारे में सुना था। यह क्या है और वह वहां जाने के लिए इतनी जल्दी में क्यों है? मिस्टर एंडरसन ने उसे बताया कि यह उनकी रिजर्व मीटिंग प्लेस है। जैसे ही इसे इस्तेमाल में लाया जाता है, इसका एक ही मतलब होता है, ब्लैक गेट को कुछ हुआ है। ब्लैक गेट टीम के उस बड़े मॉन्स्टर के साथ लड़ाई की जगह से जाने के बाद कुछ अजीब क्रिएचर्स उस जगह पर आए और चोरी की गई स्पिरिट से आंखों के रिमेंस को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने इन आंखों को उठाया जिससे उन्हें लोगों को देखने का मौका मिला, लेकिन वे खुद इनविजिबल थे, इसलिए कपल आराम से डिस्कस कर सकते थे कि अब वे अपने घर के सामने वाली सड़क पर एक पब में जाएंगे और थोड़ी देर वहां बैठेंगे। मॉन्स्टर ने अपना रिचुअल शुरू किया जो इस आईबॉल की मदद से पॉसिबल था। जैसा कि पता चला, इस रिचुअल ने मॉन्स्टर्स को खूबसूरत लड़कियों में बदल दिया जो अपने मिशन को शुरू करने के लिए तैयार थी। कुछ समय बाद यह मॉन्स्टर एक लड़की के रूप में भेष बदलकर सबसे नजदीकी पब में आया जिसे उसने ढूंढा, जिसमें एक यंग लड़की बैठी फोन पर बात कर रही थी। वो चुपके से पीछे से आए और उस लड़की को सुन लिया कि वह अपने बॉयफ्रेंड से कह रही थी कि उसे पिकअप न करे क्योंकि वह वहां तक आराम से पहुंच सकती है और सब कुछ ठीक रहेगा। मॉन्स्टर और भी करीब आए और कहा कि उसे उस लड़की के कपड़े सच में पसंद आए और वो उन्हें उससे लेना चाहेगी। लड़की समझ नहीं पाई कि कौन उससे बात कर रहा है, तो वो पीछे मुड़ी, जहां उसने एक बड़ा मॉन्स्टर देखा और डर से कांप गई। उसके बाद उसने उसके कपड़े चुरा लिए और उस लड़की को जीने का मौका तक नहीं दिया। अब वो मॉन्स्टर एक आकर्षक लड़की जैसी लग रही थी जिसके पास बहुत से लड़के आते थे उससे मिलने के लिए। उनमें से एक ने उसे कुछ स्ट्रॉन्ग ड्रिंक पीने के लिए इनवाइट किया, लेकिन वह लकी था कि उसने उसे और ध्यान से देखा और रियलाइज किया कि उसे इस तरह की औरत पसंद नहीं है, न फिगर और न ही किसी तरह का ड्राइव, इसलिए वो बस आगे बढ़ गया और उससे बात आगे नहीं बढ़ाई। उसने इस प्रॉब्लम को ठीक करने का फैसला किया ताकि और भी मर्दों को अट्रैक्ट कर सके। अब ये दूसरी बात थी। बहुत से लड़के उससे परेशान करने लगे जिनके साथ उसे किसी सुनसान जगह पर जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। ये लोग उतने अच्छे नहीं दिख रहे थे जितना कि वे चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्हें भी सरप्राइज हुआ कि वह इतनी समझदार थी। उसे सच में ये पसंद आया। उसके पिंगी बैंक में 2 और विक्टिम्स ऐड हो गए। वो इंस्पायर्ड हो गई और अब अपना शिकार जारी रखेगी। अब मॉन्स्टर की नज़र एक लड़की पर पड़ी जो सड़क पर अकेली चल रही थी और उसके बैग पर हमारे समय के उसके पसंदीदा एक्टर्स में से एक की ड्राइंग थी। मॉन्स्टर ने उस लड़की को बुलाया और उसे 1 मिनट के लिए रुकने को कहा क्योंकि उसके पास उसके लिए कुछ था। वह बिलीव ही नहीं कर पाई कि वह अपने सामने सुपरस्टार वॉन्ग को देख रही थी। अब वह क्या, ये फेक सुपरस्टार यहां पर एक नॉर्मल इंसान होने का दिखावा कर रहा था और उसने लड़की को थोड़ी ड्रिंक ऑफर की, जिसके बाद उसने उसे पहले कॉर्नर में ले जाकर खत्म कर दिया। आखिर में ब्लैक गेट टीम उस दूसरे रिजर्व मीटिंग हॉल में पहुंची। सुई को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि रिजर्व हेडक्वार्टर्स इतना लग्जूरियस हो सकता है। जैसा कि पता चला, सिर्फ सुई ही नहीं, शहराज़ादा और ग्रीन भी पहली बार इस रिजर्व हॉल में आ रहे थे और हैरान थे कि ब्लैक गेट में ऐसा एक रिजर्व हॉल भी है। वे सब एक साथ हॉल के दरवाजे पर पहुंचे जहां हर एक पार्टिसिपेंट की पहचान की गई, जिसके बाद अंदर जाने की परमिशन मिली।
मिस्टर एंडरसन ने ब्लैक गेट के सेकंड मीटिंग रूम में उनका स्वागत किया और उन्हें अंदर आने के लिए इनवाइट किया। अंदर पहले से ही काउंसलर एलिस थी, जो वह शुरू करने के लिए तैयार थी, जिसके लिए उसने उन सबको यहां इकट्ठा किया था। उसने उन सबको बैठने और अपने लिए आरामदायक जगह लेने के लिए कहा, क्योंकि बात सीरियस होने वाली थी। वह अभी हाल ही में चीफ कैबिनेट की मीटिंग से वापस आई थी। काउंसलर एलिस ने कहा कि चीफ कैबिनेट की ऐसी इमरजेंसी मीटिंग्स का कारण यह था कि न्यू कैपिटल डिस्ट्रिक्ट में ब्लैक गेट काउंसिल के मीटिंग रूम पर हमला हुआ था। सुई को एहसास हुआ कि उस वक्त पूरी टीम ओटानी पार्क में थी। क्या उन्होंने उन्हें उस घोस्ट से जानबूझकर डिस्ट्रैक्ट किया ताकि वे चुपचाप मीटिंग रूम में घुस सके? एलिस को लगा कि जाहिर है कि यह इस बात का बदला था कि कुछ समय पहले उन्होंने सीएनएस के मेंबर्स के एक ग्रुप की जांच की थी और उन्हें गिरफ्तार किया था। उसने उन्हें तस्वीरें दिखाईं जिन्हें देखना मुश्किल था क्योंकि सब कुछ तबाह हो गया था। जिसके बाद उसने उन्हें वार्न किया कि काउंसिल मीटिंग रूम को खोल दिया गया है और वे उसे पूरी तरह से बंद कर देंगे, इसलिए आगे के सभी मामले इसी रिजर्व जगह पर डिस्कस किए जाएंगे। वो लड़का हैरान था कि एडवाइजर गुस्से में नहीं थी कि ब्लैक गेट को सीएनएस ने तबाह कर दिया है, लेकिन शारदा ने, बाकी एक्सपीरियंस मिस्टिक्स की तरह, जाना कि एडवाइजर जितनी शांत रहती है उतना ही उसके गुस्से का पता चलता है। आखिरी बार वो तब ऐसी दिखी थी जब सुई पर कस किया गया था। ग्रीन को यकीन नहीं हुआ कि उन्होंने सिर्फ बदला लेने के लिए इतनी मेहनत की। अचानक उस लड़के को एक अजीब सी सेंसेशन आई जो उस पर बहुत जोर डाल रही थी। यह क्या होने लगा? एडवाइजर एलिस ने भी यह नोटिस किया और सुई को हिले बिना रहने का ऑर्डर दिया। उनके पसंदीदा गेम के फिगर्स खुद से मूव और उड़ने लगे। ये यहाँ क्या हो रहा है? एलिस को लगा कि उसे समझ आ गया है कि यहाँ क्या हो रहा है, इसलिए उसने सबको ऊपर न देखने के लिए कहा, वरना दिक्कत हो जाएगी। सुई इससे पहले ही बहुत चिंता में आ गया था क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। उसने देखा कि सब लोग बोर्ड से दूर हो गए थे, तो उसने भी वही किया। उसे समझ नहीं आया कि किस तरह का अचानक डर उसे घेर लिया था। वो फिगर आगे बढ़ती रही और बोलती रही कि वह पहले ही यहां आ रहा है और रिवॉल्यूशन करीब है, इसलिए अब सबको इसके लिए तैयार रहना होगा। अब उनकी बारी है। जिसके बाद उस लड़के ने नोटिस किया कि वह हिलना बंद कर दिया और लगता है कि रुक गई थी। और तो और सिचुएशन कम डेंजरस हो गई थी। इस बात की पुष्टि एडवाइजर एलिस ने की, जिन्होंने कहा कि सब कुछ खत्म हो गया है और अब सब ठीक है, तो हम थोड़ा सुकून की सांस ले सकते थे। ग्रीन ने सुई और एंडरसन के अनुमान की पुष्टि की। उसने कहा कि यह एक ग्रे हमिट का चेस पीस था जो मूव कर रहा था और अपने साथ कुछ अच्छा नहीं लाया था। सुई जानता है कि वह कौन है क्योंकि एक बार उन्होंने कहा था कि ग्रे फिगर का मतलब है कि वह ब्लैक गेट का एक गिरा हुआ मेंबर है। उस लड़के को यकीन नहीं हुआ कि ये पॉन्स, वे सब घोस्ट्स और उनके पूर्वजों की स्पिरिट्स थे जो बहुत पहले ही गुजर चुके थे। एडवाइजर एलिस शो नहीं थी लेकिन इस ऑप्शन को इनकार भी नहीं किया। सुई को याद आया कि क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि ब्लैक गेट की सील के साथ घोस्ट्स और स्पिरिट्स इस रूम में एंटर नहीं कर सकते? शारदा ने इस सवाल का जवाब देने का फैसला किया और उसे बताया कि जो लोग अंदर नहीं हैं वे बाहर नहीं निकल सकते और जो बाहर हैं वे अंदर नहीं आ सकते। सब कुछ साइक्लिकल है। तो उस लड़के को समझ नहीं आया कि वह पॉन अचानक अपनी जगह से क्यों हिल गया। इससे क्या उकसाया गया होगा? वो श्योर नहीं थी, लेकिन उसने माना कि आखिर में यह वही था जो उनके पूर्वजों का बचा था, जो उन्हें किसी तरह का सिग्नल देने की कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद ग्रीन ने सजेस्ट किया कि शायद वे एनालाइज कर सकते हैं कि पॉन ने क्या कहा। सुई ने खुद से वो फ्रेज दोहराया जो फिगर ने कही थी, इट विल इग्नाइट अ स्पार्क दैट विल कॉज अ रिवॉल्यूशन। इन सब का क्या मतलब हो सकता है? शहराजादा को लगा कि उसे समझ आ गया था कि इसका क्या मतलब है, इसलिए उसने अपनी एडवाइजर एलिस से पूछा कि क्या वो सही सोच रही है कि यह वही चीज है। एलिस ने बिना झिझक उससे पॉजिटिवली जवाब दिया, वह बिल्कुल सही थी। ग्रीन को समझ नहीं आया कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। इस सब का क्या मतलब है? यह क्या चीज है? शहरजादा की उसे कुछ समझाने की खास इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने उसे बताया कि जब वो लूडो जा रहा था तो वो और सुई टिटिन स्ट्रीट पर थे और उन्हें एक चीज मिली। उस लड़के को समझ आ गया कि अब वे उस जले हुए कपड़े के आर्टिफैक्ट के बारे में बात कर रहे थे जो उस बूढ़ी दादी ने उन्हें दिया था जब उसने उन्हें सेशन के बारे में सब कुछ बताया था। जिसके बाद एलिस ने ऐड किया कि पहले हेडक्वार्टर्स पर रेड के बाद उसने हैटर से चोरी हुई सब चीजों को गिनने के लिए कहा था और उनमें से वही जली हुई स्लीव भी थी। लगता है वे इसी के लिए आए थे। सुई को बहुत अच्छी तरह याद था कि तनु स्ट्रीट की उस बूढ़ी औरत ने उन्हें बताया था कि यह स्लीव स्पिरिचुअल चाइल्ड के खिलाफ लड़ाई में बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए उसने इसे ब्लैक गेट को दिया था। अनाम का सुई पर हमला भी इस स्लीव से जुड़ा हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। मिस्टर एंडरसन समझ गए कि उन्होंने उन्हें बाहर लोरिंग के लिए और स्लीव को चुराने के लिए डिस्प्लेस्ड घोस्ट का इस्तेमाल किया था। ये प्लान बहुत अच्छे से प्लान किया गया था और उतनी ही अच्छी तरह से एग्जीक्यूट भी किया गया था। लेकिन शहराजादा के लिए यह एक और सबूत था कि किसी में उनका सामना करने की हिम्मत नहीं थी। ग्रीन ने यह भी कहा कि इसका क्या मतलब है। ये बुज़दिल स्लेंडर्स वे लोग हैं जिन्हें एक्सटर्मिनेटर्स कहा जाता है और इस मैसेज में कहे गए शब्द इनफ्लेम का क्या मतलब है?
एलिस का मानना था कि यह लिटरली ऐसा ही था। यहाँ आते वक्त फॉर्चून टेलिंग हाउस ने उन्हें एक प्रोफेसी भेजी थी जिसे उसने सेफ्टी के लिए सील कर दिया था, लेकिन अब उसे देखने का समय था। इसलिए उसने हैटर से पोलाइटली उसे उनके पास लाने को कहा। हैटर ने अपनी शर्ट खोली, जिसके पीछे हैटर की स्किन से बने एक पिंजरे में एक कौवा क्रो छुपा हुआ था। सुई ये देखकर हैरान होना कभी नहीं थकता था कि हैटर कितना अजीब क्रिएचर था। उसके अंदर ऑर्गन्स तक नहीं थे, जिसकी वजह से वो 3 आइड ड्रेवन को अपने अंदर रख पाता था। एलिस ने ज्यादा देर इंतजार नहीं किया, इसलिए उसने अपना स्पेल डाला जिसने प्रोफेसी को खोलने और पढ़ने में मदद की। इस स्पेल के बाद रेवन ने कहना शुरू किया कि जब आग लगेगी तो सभी रैंकिंग ऑर्डर्स और रूल्स जमीन में जल जाएंगे और दुनिया में बराबरी होगी। सुई ने ध्यान से सुना कि रेवन क्या कह रहा था, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने फॉर्चून टेलिंग हाउस से कोई प्रोफेसी सुनी थी। सुई ग्रीन के साथ अपने नए मिशन पर चल रहा था और उन घोस्ट्स के बारे में सोच रहा था जो आसमान में उड़ते हैं। क्या यह उन फेरी टेल्स जैसा होगा जिनके बारे में एडवाइजर बात कर रही थी? उसने सोचा कि क्या वे फ्यूचर से पास्ट में जाते रहेंगे और लोगों को खाना जारी रखेंगे, लेकिन जो मुख्य सवाल उसे परेशान कर रहा था वो ये था कि क्या गेट्स सच में एग्जिस्ट करते हैं और क्या किसी ने उन्हें देखा है? ग्रीन ने नोटिस किया कि सुची कुछ सोच में बहुत बिजी था, तो उसने उससे पूछा कि क्या हुआ। सुई ने उससे एक काफी अनएक्सपेक्टेड सवाल पूछा, जिसका सार यह था कि वह सोच रहा था कि क्या मिस्टर ग्रीन जितना हो सके उतना डीप डाइव करना पसंद करेंगे। ग्रीन को यह सवाल समझ नहीं आया, या ये कि वह उससे ये क्यों पूछ रहा है। उस लड़के ने समझाया कि वह बस उसकी राय सुनने के लिए बहुत क्यूरियस था, इसलिए उसने पूछा। मिस्टर ग्रीन ने सच नहीं छुपाया और कहा कि उसे ईमानदारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी प्रिंसेसेस जैसी एलिगेंट लेडीज के साथ ड्रिंक करना और बात करना पसंद करता है। लेकिन सुची समझ गया कि वह भी उसी की तरह डाइव कर रहा था। ग्रीन ने इस बात को नहीं छुपाया और उसे बताया कि वह लड़का बिल्कुल सही था, क्योंकि ज्यादा मिस्टिक्स डीपर सीक्रेट्स के लिए कोशिश करते हैं। दुनिया के सभी मिस्टिक्स गहरे ज्ञान के लिए पागल हैं, अनथली के लिए प्यासे हैं और उन्हें पता नहीं है कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि शायद अगर वे गहराई में जाएंगे तो उन्हें गेट मिलेगा और कुछ बदल जाएगा। लेकिन सुई जानता था कि उनमें से बहुत से मुंह की लेयर को तोड़कर और ज्यादा नहीं जान पाते थे। ग्रीन ने इस बात से इनकार नहीं किया कि बहुत कम लोग मोह लेयर को पार कर पाते थे, लेकिन बहुत से तो ये भी नहीं जानते कि इसके आगे क्या है। ऐसे मिस्टिक से मिलना और खासकर उससे बात करना बहुत रेयर है। लेकिन उस लड़के का मानना था कि मुंह लेयर एक सिंकिंग रोड जैसी थी जो किसी चीज से ब्लॉक हो गई थी। सुई ने यहां तक कि डेथ्स में डाइव करने की तुलना एक वन वे स्ट्रीट से की, जो शायद उन लोगों द्वारा ब्लॉक कर दी गई थी जो इस बॉल में सबसे पहले उतरे थे और अब वे अपने बाद आने वालों को आने नहीं दे रहे हैं। ग्रीन को हर दिन इस नए लड़के से बात करना और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगा। वो काफी अनयूजुअल इंसान है, तो उसने उसे समझाया कि गहराई जितनी ज्यादा होगी सीक्रेट्स उतने ही कूल होंगे, इतने कि एक आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी में समझ नहीं पाएगा। इसलिए सीक्रेट्स को इनक्रेडिबली कूल होने की जरूरत नहीं है, इसका ज्यादा मतलब नहीं बनता। सुई उससे सहमत हुआ, क्योंकि इंसानी फितरत का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। हर कोई वैसा सोचता और करता है जैसा वो सही समझता है। इस मोड़ पर वे अलग हो जाएंगे और मिस्टर ग्रीन ने सुची से जितना हो सके उतना सावधान रहने को कहा, और अगर उसे सियंस के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहली सलाह ये दी कि वो शहराजादा को फोन करे। वो फाइट्स के बारे में बहुत कुछ जानता है। सुई ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा कि वो बहुत सावधान रहेगा, और उसने उसे गुड लक भी विश किया। वो लड़का घर आया और बहुत खुश था कि उसने एक प्रोजेक्ट लगभग पूरा कर लिया था, जिससे वो लूडो की हर स्ट्रीट देख सकता था, और यह सब डिविन आइटम बुक ऑफ सॉन्ग्स की मदद से। सुई ने अपने श्राइन्स बिल्कुल हर जगह लगा दिए थे जहां भी वह लगा सकता था। अब उसके दिमाग में लगभग पूरे सिटी का मैप था, लेकिन वह एक डिटेल के बारे में चिंता कर रहा था जो उसने हर बार ट्रांस में जाकर सिटी में घूमते हुए नोटिस की। ये सिटी के ऊपर एक ब्लैक क्लाउड थी जो तब से दिख रही थी जब से उसे गेट्स के बारे में पता चला। उसे लग रहा था कि वे उन्हें किसी चीज का व्यू ब्लॉक कर रहे थे। उस लड़के को समझ आया कि उन्हें बनाया ही इसलिए गया था ताकि कोई भी समुद्र की गहराइयों में प्लंज न कर सके, और अगर यह गेट्स डेथ्स और उसके एक्सक्लूसिव सीक्रेट्स के बीच एक तरह का बैरियर है तो वे इमर्स्ड मिस्टिक को गहरे सीक्रेट्स में झांकने और अपनी ग्रीड को सेटिस्फाई करने से रोकते हैं। सुई को एहसास हुआ कि जब वह इसके बारे में ज्यादा सोचने लगता है तो वो धीरे धीरे खुद पर से कंट्रोल खोने लगता है, इसलिए उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। लेकिन जल्द ही जब उसके पास काफी एंकर होंगे तो वो इस पर रिफ्लेक्ट कर पाएगा, क्योंकि तब उसे कंट्रोल खोने का डर नहीं होगा। उसने पिछले कुछ घंटों में जो कुछ भी हुआ था उससे थोड़ा ब्रेक लेने का फैसला किया, इसलिए सबसे पहले उसने शावर लेने का फैसला किया। सुई ने इस बात के बारे में सोचा कि हर बार जब वो शावर लेता है तो ये स्पिरिट उसे देखता है। अब वो सच में यहां से निकलना चाहता है, वह इससे बहुत थक चुका है। अचानक किसी ने सुई का हाथ फिर से पकड़ लिया, और जब उसने देखा तो उसे वही छोटे बच्चे के हाथ का ट्रेस दिखा जो उसने पिछले हफ्ते नोटिस किया था। तब उसे पता नहीं था कि यह किसने छोड़ा था,
लेकिन उसके लिए ये साफ था कि यह इम्प्रिंट तभी दिखता है जब सुई घर पर होता है और सिर्फ उस पर। अगर घर में कोई घोस्ट या स्पिरिट है जिसे उसने नोटिस नहीं किया, तो उसने ये भी नोटिस किया कि उसकी फैमिली एक तरह से इनविजिबल घोस्ट के आने से और ज्यादा एनिमेटेड हो रही थी, जो उसका हाथ दबा रहा था। वो लड़का समझ नहीं पा रहा था कि इस हैंडप्रिंट का क्या मतलब हो सकता है। शायद ये किसी तरह का साइन है जो ये सिग्नल देता है कि सुई किसी चीज के लिए रेडी है। जब पहली बार यह प्रिंट आया था तो वो उसे धोने से डर गया था, इस डर से कि ईटिंग का लॉजिक काम करेगा, लेकिन अब सुई को लगता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब भी मिस्टर एंडरसन की इंस्ट्रक्शंस याद रखना जरूरी है, केयरफुल रहना, लो प्रोफाइल रखना और एक नॉर्मल डेली रूटीन मेंटेन करना। सुई ने शावर लेने के बाद लेटकर सोने का फैसला किया। उसके लिए दिन बहुत लंबा था। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई, वह तुरंत सो गया और उसने देखा कि उसकी डेप्थ लगभग 5000 मीटर्स पर थी। ये पहले ही बहुत डरावना हो रहा था, लेकिन सुई ज्यादा डरा नहीं क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वह इस डेप्थ तक थोड़ा जल्दी डाइव करेगा। उसे अपनी एंकरेज की चिंता ज्यादा थी, न कि खुद डेप्थ की। उसके एंकर थ्रेड्स पहले ही 300 से ज्यादा हो चुके थे, जो सुई को खुश कर रहे थे क्योंकि यह पिछले हफ्ते से कहीं ज्यादा और पिछले महीने से कई गुना ज्यादा थे। उसका मानना था कि तांगू के साथ हुई घटना, यानी कि उसकी टीम के साथ उसके बिग शो की वजह से उसके थ्रेड्स तेजी से बढ़े थे, और यह बहुत अच्छी बात थी क्योंकि इस रेट से उसे इतनी डेप्थ पर होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उसकी खुद का फेथ बनाने का आइडिया और फिर तांगू के साथ हुई सिचुएशन फ्यूचर में उसकी एंकर लाइंस बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे आइडियाज थे, जिसका पहले ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। लॉर्ड ऑफ द गॉड्स अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर उठता है जो उसे एंकर बनाने में एक्टिवली मदद करते हैं, और उसे पब्लिक में ज्यादा आने की जरूरत नहीं है। उसे सिर्फ अपने कुछ सबॉर्डिनेट्स को कंट्रोल में रखना होता है, जिससे उसके एक्सपोजर का रिस्क काफी कम हो जाता है। लेकिन अब सुई के पास कम लोग हैं, इसलिए जल्दी यह काफी नहीं होगा। अब फ्रेश ब्लड के साथ कंपोजिशन अपडेट करने का समय आ गया है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से पहले ही कई कैंडिडेट्स हैं जो किसी न किसी तरह से कॉन्टेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका समय आ गया है। तो जहां तक रिजल्ट का सवाल है, सुई को इसे रिकॉग्नाइज करने के लिए उसे इस हफ्ते हॉल ऑफ सीक्रेट्स के खुलने का इंतजार करना होगा, और तब सब कुछ साफ हो जाएगा। कुछ समय बाद सुई फिर से गुगू से मिलने आया, जो उससे तांगू और लूडो के बर्थ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना चाहती थी, खासकर क्योंकि ब्लैक गेट इस इन्फॉर्मेशन के लिए जेनरसली पे करने के लिए तैयार थी। लेकिन उस लड़की ने उससे कहा कि वह पैसों का प्रिटेंड न करे, क्योंकि उसका मानना था कि वह उससे दोस्ती नहीं कर सकता अगर वह उसे दूध वाली चाय का कप खरीद कर देता है। सुई को यकीन नहीं हुआ कि वह तांगू के बर्थ के बारे में कुछ नहीं जानती थी। वह एक हैकर है और 100% उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए जितनी वो कह रही है। गुगू उस पर थोड़ा गुस्सा होने लगी, क्योंकि क्या वह सच में सोचता है कि मैट्रिक्स सिस्टम के हैकर को उनके सिटी में हो रही हर चीज के बारे में पता होना चाहिए? यह उतना आसान नहीं है जितना लगता है। बहुत कुछ लक पर डिपेंड करता है, क्योंकि सिटी में सब कुछ देखने वाली बहुत सी आंखें हैं, और इस इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले पता करना और दूसरों से छुपाना बहुत मुश्किल है। कल्ट एक्टिविटी के लिए गेटवे में घुसने से पहले वह आमतौर पर खुद को डिटेक्शन से बचाने के लिए कैमोफ्लाज प्रोटोकॉल के कुछ लेवल्स खरीदती है, लेकिन दुर्भाग्यवश हाल ही में वह इतनी गरीब है कि वह सिटी में हो रहे बहुत कुछ के बारे में जानने का खर्च उठा नहीं सकती। जैसे ही उसने खत्म किया, वह अपना गेम हार गई और सुई से बहुत गुस्से में थी, क्योंकि अगर वह और उसके सवाल और सजेशंस न होते तो वो जीत जाती और आखिर में ये लेवल पास कर लेती। उसको ये भी लगता था कि पार्टनर्स एक एक्स्ट्रा बोझ होते हैं, इसलिए वह हमेशा खुद पर रिलाई करती थी और दूसरे लोगों के साथ और खासकर ब्लैक गेट जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करने से झिझकती थी। जिसके बाद उसने डिसाइड किया कि उसके लिए एक कैरेक्टर के रूप में खेलना काफी नहीं है, इसलिए उसने एक साथ 3 के रूप में खेलने का फैसला किया। लेकिन जैसा कि उसने खुद दावा किया, वह एक ही समय में ऐसे 8 हीरोज के रूप में खेल सकती थी। सुची ने इस डायलॉग को और आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया और कहा कि क्योंकि उसके पास उसके लिए इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वो जाएगा। उसने उसे गुड डे विश किया और जैसा कि उसने कहा, वह अपने काम पर चला गया। गुगू खुश थी कि वह एनोइंग गेस्ट आखिरकार चला गया और वह अपने गेम कोड को इंप्रूव करना जारी रख सकती थी। उसने अब भी अपने गेम पर करियर बनाने का प्लान किया था। इसके अलावा वो श्योर थी कि ब्लैक गेट का नया मेंबर कभी नहीं समझ पाएगा कि तांगू के साथ हुई घटना उसका प्लान थी। उस लड़की ने सोचा कि शायद इसलिए ग्रेट लॉर्ड ट्रुथ सुई के लिए फेवरेबल नहीं था, नहीं तो उस रात सेंचुरी उसने ही क्यों ढूंढा, न कि उसने। जैसे ही सुई उस स्टोर से निकला जहां वह लड़की काम करती थी, उसका मूड बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि गुगू अब भी ऑन बोर्ड है और अच्छी तरह से चल रही है। उसने मिस्टर ट्रुथ में अपना फेथ नहीं बिट्रे किया है और यह बहुत अच्छा है। इसके अलावा यह सस्पिशन से छुटकारा पाने का एक अच्छा तरीका है और उसने कभी किसी को खुद को इतनी लगन से चेक करते हुए नहीं देखा, तो सुई सब कुछ सही कर रहा है। उसके ख्याल शहराजादा ने रोके, जिसने उस लड़के को टेक्स्ट किया कि ट्रेनिंग का समय आ गया है और उसे तुरंत मैसेज में बताई हुई जगह पर पहुंचना होगा। सुई ट्रेनिंग नहीं करना चाहता था,
खासकर शहराज़ादा के साथ, जो इन ट्रेनिंग्स के दौरान उसे बिल्कुल नहीं बख्शती है। इस बार ट्रेनिंग शूटिंग रेंज पर थी, जहां शहराज़ादा पहले से ही वार्म अप कर रही थी और सुई का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने देखा कि सुई आखिरकार पहुंच गया है, उसने उसे तुरंत गन के साथ काम करने के लिए इनवाइट किया। वो लड़का इसके खिलाफ नहीं था, ऑफ कोर्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने ये पहले किया था, लेकिन लगता है कि अब यह मैंडेटरी है, तो वो शुरू करने के लिए तैयार है। पहले तो उसने उसे 20 शॉट्स फायर करने का सुझाव दिया ताकि यह समझा जा सके कि सिचुएशन कितनी एडवांस थी, या शायद उल्टा। सुई ने ज्यादा देर इंतजार नहीं किया और तुरंत अपने पिस्तौल से कई शॉट्स फायर किए और लगता है कि उसे ये पसंद भी आया। शहराज़ादा टारगेट्स के पास गई और उस लड़के की तारीफ की, सबसे पहले उसके करेक्ट पोस्चर और करेक्ट मूवमेंट्स के लिए, और वह पिस्तौल को भी काफी अच्छे से होल्ड करता है, जो इस मामले में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक तरह से उसने यहां तक कि यह डिसाइड किया कि वह इस मामले में बहुत टैलेंटेड था, लेकिन सिर्फ तब जब हम ये सोचे कि टैलेंट सिर्फ एजेस से घूमने के बारे में है। सुई ने सर्टेनली ऐसे रिजल्ट की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन फिर भी यह बुरा नहीं था। एक तरफ उस लड़के ने टॉपिक से थोड़ा हटने का फैसला किया और शहराज़ादा से पूछा कि वह सियंस के साथ क्या करने का प्लान कर रहे थे, जिसके जवाब में उसने कहा कि वह पहले पता नहीं लगा पाए थे कि वे कहाँ थे, लेकिन जब उन्होंने स्लीव चुराया तो उन्होंने एक्सीडेंटली क्लूज छोड़ दिए, इसलिए वे ये पता लगा पाए कि स्लीव ट्यूज शॉपिंग स्ट्रीट पर थी। सुई को अच्छे से पता था कि जहां स्लीव थी वहां स्पिरिचुअल चाइल्ड होगा, इसलिए उसके पास एक काफी लॉजिकल क्वेश्चन था। वो जानना चाहता था कि क्या वे सेशन को अरेस्ट करेंगे। शहराज़ादा ने जवाब दिया कि लूडो के यही साइकिक्स थे जिन्होंने कहा कि सोसाइटी ऑफ स्पिरिचुअलिस्टिक एंसेस लूडो को नुकसान पहुंचा रही थी और उन्हें खत्म करने के लिए एक ग्रुप लीड करने की ऑफर की। उस लड़के को समझ नहीं आया कि वे पहले कहां थे और किसने उन्हें इस बार इतना अग्रेसिव होने की हिम्मत दी, लेकिन लगता है कि उसे शक है कि यह सब उसी शख्स की वजह से है जो पार्क में उनसे रूड था, जिसका नाम शायद WMO है, और वह सेशन को अरेस्ट करना चाहता था। सुई की अगली शाम इतनी मोनोटोनसली गुजरी। दिन में उसे ट्रेनिंग के दौरान पीटा गया और शाम को मिस मैरी आई जो उससे पहले ही बहुत थक चुकी थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उससे छुटकारा कैसे पाए, इसलिए उसे आमतौर पर बर्दाश्त करना पड़ा। सुई ने अपनी मास्क का इस्तेमाल करके उससे छुपा और वह उसे न ढूंढ पाने पर आमतौर पर घर चली गई, लेकिन उस शाम एडवाइजर एलिस का एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मैसेज आया, जिन्होंने उसे सियंस के डिस्ट्रक्शन में हिस्सा लेने के लिए इन्वाइट किया। अभी के लिए उस लड़के को इसके बारे में भूलना पड़ेगा, क्योंकि आज वह दिन है जब हॉल ऑफ सीक्रेट्स 5 बार खुलेगा और उसे इस पर जितना हो सके उतना फोकस्ड रहना होगा। इस बार वह बहुत इंटरेस्टेड था कि यह सब कैसे खत्म होगा। क्या कोई सरप्राइज होंगे? जैसे ही सुई हॉल ऑफ सीक्रेट्स में अपने यूजुअल अपीयरेंस मिस्टर ट्रुथ के रूप में दिखा, उसने खुद को तब पाया जब वे सब एक दूसरे का स्वागत कर रहे थे, लेकिन इस खुशी को मिस्टर ट्रुथ ने रोका, जिसने एक रूड वॉइस में उनसे पूछा कि वे उसके सीक्रेट्स क्यों चुरा रहे थे। सब लोग इस सवाल से बहुत हैरान थे। जैसा कि पता चला, ये सवाल उसके वफादार दोस्तों को एड्रेस नहीं किया गया था जो उसकी टीम में लंबे समय से थे, बल्कि 2 नए लोगों को किया गया था जो बालकनी पर खड़े थे और शेडोज से बाहर आने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। 2 दिन पहले लंच ब्रेक के दौरान एक स्कूल फोटोग्राफर, जो एक स्पिरिट भी है, एक बिल्ली की फोटो ले रहा था और उसने एक इनक्रेडिबल लाइट नोटिस की जिसने उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। जब वो करीब आया तो उसने वही छोटा घर देखा जो उसने पहले किराए पर लिया था, लेकिन वो उसे इतना खूबसूरत लगा कि उस लड़के ने एक और फोटो लेने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने इस छोटे टेम्पल को छुआ, उसके आंखों के सामने एक विजन दिखाई दी, जिसमें एक मिस्टीरियस वॉइस ने उसे प्रे करने और अपना फेथ एक्सेप्ट करने को कहा और लॉर्ड लूडो उसे ट्रू पाथ दिखाएंगे। जिसके बाद क्लासिक के अनुसार उस छोटे टेम्पल के पास मिस्टर ट्रुथ की एक छोटी स्टैच्यू दिखाई दी, जिसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था। अब फोटोग्राफर को हॉल ऑफ सीक्रेट्स में शामिल होने और इसके पार्टिसिपेंट्स में से एक बनने का ऑनर मिला है। वो लड़का तुरंत उस फिगरीन की तरफ बढ़ा जिसने उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। उसे लगा कि वह सिर्फ एक टॉय नहीं बल्कि कुछ बहुत ज्यादा है। सुई चुपचाप साइड से ये सब देख रहा था और सोच रहा था कि यह लड़का अपना फेथ डिस्कवर नहीं कर पाएगा, लेकिन जाहिर है कि सब कुछ बिल्कुल अलग हो रहा था। अब उसके प्लान के नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ना जरूरी था। वो समझ गया था कि गॉडली को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन ये फोटोग्राफर बहुत स्लो है। वो बस एक स्लॉथ जैसा है जो सब कुछ मिनिमम स्पीड पर करता है। सुई को श्योर नहीं था कि वह इसके बाद भी इन सब में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं। ऑफ कोर्स यह उस पर डिपेंड करता है, लेकिन किसी भी हालत में वो बस दूसरे ऑप्शंस ट्राई कर रहा है जो थ्योरी में काम कर सकते हैं। उसका इस लड़के के साथ हो गया है, अब उसे नेक्स्ट कैरेक्टर पर आगे बढ़ना होगा जो उसके प्लान का अगला हिस्सा था। सुई लिटिल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा जहां उसने अपने प्लान के अगले हिस्से को अंजाम देने का प्लान किया था। इसलिए वो एक छोटा पाउच लाया था जो हिन से इंस्पायर्ड था, जो इसी तरह के पाउचेस को स्ट्रेंथ और फेथ के लिए इस्तेमाल करता था। इसके अलावा उस लड़के को लगा कि यह उसके ऑब्जेक्ट्स के लिए एक एक्सीलेंट डिस्गाइज है, जो आम लोगों के साथ अननेसेसरी कॉन्टैक्ट से बचने के लिए जरूरी था।
उसी बैग के अंदर एक छोटी फिगरीन थी जिसे सुची ने केयरफुली वहां रखा था और यह पहली नजर में काफी इंजीनियस था। अगला स्टेप जो सुची को लेना था वह ये समझना था कि क्या वह सच में उस इंसान के साथ कोऑपरेट करने के लिए डेस्टिन्ड था जहां वह अभी जा रहा था। तो मॉन्स्टर्स का क्या? हॉस्पिटल में वे खासकर टेरिबल और आंखों को अनप्लेजेंट थे, लेकिन फिर भी सुई को इसे सर्वाइव करना पड़ेगा। वो लड़का एलिवेटर में घुसा और यह स्पिरिट और भी नेस्टियर हो गया, जैसे कि इससे ज्यादा बुरा हो ही नहीं सकता था। लेकिन सुई पहले ही एक प्रोफेशनल था और उसने बस उस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही वह एलिवेटर से बाहर निकला उसने खुद को रियलाइज किया कि दरअसल मॉन्स्टर इतना स्केरी नहीं था, लेकिन उसकी सांस ने उसे लगभग मार दिया था। क्या कोई घोस्ट्स को बेसिक हाइजीन के बारे में बता सकता है? सुई ने हॉस्पिटल के तीसरे फ्लोर पर एक श्राइन इंस्टॉल किया और उसके अंदर अपनी छोटी फिगरीन रखी, जिसे उस इंसान का ध्यान अट्रैक्ट करना था जिसे वह रिक्रूट करने का प्लान कर रहा था। जिसके बाद उसने तांगिन की बहन के वार्ड में जाने का फैसला किया, जहां स्कूल प्रेसिडेंट उस वक्त खुद था, और उसने अपनी बहन से प्रॉमिस किया कि वह कभी गिव अप नहीं करेगा और वे इस स्वयं से एक साथ बाहर निकलेंगे। स्कूल प्रेसिडेंट ने नोटिस नहीं किया कि दरवाजा कब खुला और सुई ने उसे थोड़ा डराया जब वो उसके बगल में खड़ा था और उसने उसको ग्रीट किया। तांगिन पहले थोड़ा हैरान था कि सुची आया और बाद में उसने उसको ग्रीट किया और उसे देखकर खुश भी हुआ। उस लड़के ने उससे कहा कि उसने यह नोटिस किया कि जो लोग सुची के साथ काम करते हैं वे उसे पहले से ही देख रहे थे। सुची ने सोचा कि इस बात के बावजूद कि पिछली बार कोई कैजुअल्टीज नहीं हुई थी, ब्लैक गेट साल भर उसकी मिस्टीरियस एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करते हुए उस पर मॉनिटर करना जारी रखती है और यह काफी करेक्ट डिसीजन था। तांगिन ने उससे कहा कि एंडरसन ने कहा था कि यह एक स्पेशल रिचुअल ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कि अगर वह किसी मिस्टिकल चीज के पास आता है तो वह ग्लो करेगा और उसी समय ब्लैक गेट को इसके बारे में पता चल जाएगा। उस लड़के को अच्छे से पता था कि यह किस तरह का रिचुअल था और यह कैसे काम करता था, लेकिन इसकी अपनी ड्रॉबैक्स भी थी। अब ये ग्लो कर रहा है क्योंकि सुई यहां है, तो उसे एहसास हुआ कि उसे मिस्टर एंडरसन से बात करनी पड़ेगी ताकि इस स्पेल के काम करने के तरीके को बदला जा सके। सुई को जानने की क्यूरियोसिटी थी कि क्या वह लड़का अब भी अपनी बहन को किसी अनकन्वेंशनल तरीके से वेकअप करने की कोशिश करना चाहता है। तांगिन ने उससे कहा कि भले ही वह सच में ऐसा चाहता हो, वह वैसे भी यह नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे पूरे साल के लिए यह करने से मना किया गया था, तो अभी उसके प्लान्स में ऐसा कुछ नहीं है। सुई ने अपनी हेल्प ऑफर की क्योंकि वह ऐसे लोगों को जानता है जो इस दुनिया में रहते हैं और उनके पास सच में वे मीन्स हैं जो उसकी बहन को अवेकन कर सकते हैं। प्रेसिडेंट ऐसे प्रपोजल के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उसका हमेशा से मानना था कि यह ब्लैक गेट की पॉलिसी का एक बहुत बड़ा वॉयलेशन होगा। कम से कम यह उसे ओकल्ट में गिरने और पहले की तरह इस्तेमाल होने से रोकेगे। अब सब कुछ अलग होगा। प्रेसिडेंट उसकी हेल्प के लिए बहुत शुक्रगुजार था और उसने टेंजरिन्स खाने और इस पर थोड़ा देर बाद डिस्कस करने की ऑफर दी, और अब वह सुची की क्लास की कल्चरल फेस्टिवल के लिए प्रिपरेशन के बारे में और ज्यादा जानने में बहुत इंटरेस्टेड था, जिसके जवाब में उस लड़के ने उसे बताया कि उन्होंने एक हॉरर थीम तैयार किया था जिसे वे स्पिरिचुअल्स के रूप में प्रेजेंट करेंगे। उन्होंने काफी देर तक चैट किया ताकि सुई वहां से चला जाए, तो उसने प्रेसिडेंट को फ्रूट के लिए थैंक्स किया और उससे गुड बाय कहा। प्रेसिडेंट ने उससे जाने से पहले सी ऑफ करने का फैसला किया और उससे कुछ और पूछना चाहता था, लेकिन सुई हॉस्पिटल से बहुत तेजी से निकल गया और उसने उससे कहा कि उसे सी ऑफ करने की जरूरत नहीं है। उस लड़के का मानना था कि उसके लिए खुद से घर जाना और इस सब से ब्रेक लेना बेहतर था। सुई को अच्छे से पता था कि अगर वह बस एक श्राइन सेटअप कर रहा है तो उसे अपीयर होने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वह आज टिएनजिंग से इसलिए मिला ताकि वह ब्लैक गेट के रिचुअल ऑफ ऑब्जर्विंग को कंफ्यूज कर सके। अब बस यही उम्मीद करनी है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और उस लड़के के दिमाग में जो प्लान है वो स्मूथली आगे बढ़ेगा। अब प्रेसिडेंट के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी जो सुई ने उससे कही थी। उसको इनक्रेडिबली उम्मीद थी कि उसकी बहन के पास वेकअप होने का एक चांस था, अगर सुई खुद इसके बारे में इतना श्योर था। प्रेसिडेंट एलिवेटर से बाहर निकला और अपने दिमाग में कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और वह सब कुछ हैंडल कर सकता है, और अचानक उसके विचारों को एक वॉइस ने रोका जो उससे उसकी फीलिंग्स के बारे में बताने और उसकी प्रे करने को कहना चाहती थी। टिएनजिंग ने कॉरिडोर के एंड में एक छोटा टेंपल देखा जो ग्लो कर रहा था और लगता था कि वही वॉइस वहां से आ रही थी जो उससे कहती रही कि अगर उसे प्रॉब्लम्स हैं तो वो उसकी मदद कर सकता है। उस वॉइस ने खुद को लॉर्ड ऑफ लूडो कहा और उससे इस दुनिया के सभी सीक्रेट्स बताने का प्रॉमिस किया। इसके लिए उसे सिर्फ इस टेंपल के अंदर देखना था, लेकिन उस लड़के को समझ नहीं आया कि यह टेंपल आया कहां से और इसे यहां किसने रखा। लेकिन उस लड़के ने डिसाइड किया कि अब सोचने का समय नहीं था क्योंकि यह उसके लिए सब कुछ फिक्स करने और अपनी बहन को एक नॉर्मल लाइफ जीने का मौका देने का एक अच्छा चांस लग रहा था, तो वो इस घर को पकड़ने के लिए दौड़ा। ब्लैक गेट द्वारा छोड़ा गया ऑब्जर्वेशन रिचुअल इंक्रेडिबली ग्लो करने लगा और यहां तक कि उस लड़के के लिए पेन भी लाया, लेकिन उसे अब बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। उसके दिमाग में यह ख्याल था कि वह अपनी बहन की मदद कर सकता है। एक हाथ में दर्द होना बंद हो गया और दूसरे में उसके पास एक छोटा बैग था। टिएनजिंग समझ गया कि अगर ऑब्जर्वेशन रिचुअल इस तरह रिएक्ट कर रहा है तो वो क्लियरली किसी मिस्टिकल चीज से कनेक्टेड था।
वो अपनी बहन के पास वापस गया और उसने हर उस शब्द के बारे में सोचा जो सो कॉल्ड लॉर्ड ऑफ लूडो ने उससे कहा था और यह समझने की कोशिश की कि यह उसकी बहन से कैसे कनेक्ट हो सकता है। वह ऐसी हालत में था कि वह किसी भी चीज पर यकीन करने के लिए तैयार था। मिस्टर ट्रूथ पूछता रहा कि वे उसके सीक्रेट्स पर स्पाई क्यों कर रहे थे। दो नए कैरेक्टर्स, एक बीमार लड़की यानी प्रेसिडेंट की बहन जिसका नाम टियन फैंग था, और एक कैमरामैन जो रियल लाइफ में एक स्कूल फोटोग्राफर था। सुई इन दोनों से खुश था। लगता है कि टियन जिंग फिर भी डॉल लेने में मैनेज कर पाया और उसने इसे अपनी बहन को दे दिया। टियन फैंग का इनविटेशन उसकी कुकुलों के फंक्शंस के साथ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश थी, और क्योंकि वह यहां दिखाई दी, इसका मतलब है कि लोग कोमा में होते हुए भी डॉल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी रिचुअल को जारी रखना जरूरी था और मिस्टर ट्रूथ ये पूछते रहे कि वे उसके सीक्रेट्स पर स्पाई क्यों कर रहे थे। 9 हेडेड वुमन ने उनकी मदद करते हुए कहा कि यह सवाल खासकर उनसे एड्रेस किया गया था। जवाब देने के बजाय वह लड़की टेबल की तरफ दौड़ने लगी जहां इस मीटिंग के सभी पार्टिसिपेंट्स बैठे थे। वह क्या करने वाली थी? टियन फैंग टेबल पर चढ़ गई और अब मिस्टर ट्रूथ को देख रही थी। वो उसे सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड कर रहा था। 9 हेडेड वुमन ने उसे वार्न किया कि वो और करीब ना आए क्योंकि तब मिस्टर ट्रूथ बहुत गुस्से में हो जाएगा और उसके लिए बहुत बुरा होगा। नई लड़की ने कहना शुरू किया कि एक बार उसने मरने की कोशिश की थी और यह एक अमेजिंग फीलिंग थी कि वह एज पर थी और उसने जो कुछ भी पहले किया था उससे सरपास कर दिया था। उसे शक था कि मिस्टर ट्रूथ को पता नहीं था कि यह कितना वंडरफुल था। तो जब उसने उसे ये बॉडी दी तो उसे भी उसके साथ इसका अनुभव करना चाहिए। ये सबसे ऊंची जंप थी जो उसने बिना सेफ्टी हार्नेस के की थी और उसने बर्ड्स को भी देखा। जिसके बाद उसने ये दिखाना शुरू किया कि वह एक बर्ड की तरह उड़ रही थी और को कह रही थी। इस तस्वीर से दूसरे पार्टिसिपेंट्स शॉक्ड थे। उसे क्या हुआ था? वह ऐसा बिहेव क्यों कर रही थी? वो कुछ देर तक टेबल के चारों तरफ दौड़ती रही और चिल्लाती रही कि वह एक बर्ड है और उड़ना कितना वंडरफुल था। स्पाइडर को यह लड़की बिल्कुल पसंद नहीं आई। न सिर्फ वो बीमार और एबनॉर्मल दिख रही थी, बल्कि लगता था कि वह एक रियल साइको है। सुई चुपचाप इस पूरी तस्वीर को एनालाइज कर रहा था और समझ गया कि अगर सिर्फ इस लड़की के फेशियल फीचर्स को ही अकाउंट में लिया जाए तो वे एक दूसरे से बहुत सिमिलर थे। उसका स्टेट ऑफ माइंड इतना रियल और रेस्टलेस था। हालांकि उसे थोड़ी देर देखने के बाद उसने सोचना शुरू कर दिया कि रियल लाइफ में उसकी बहन सच में क्रेजी थी। सुई को अच्छे से पता था कि पर्सनालिटी और मेंटल डिसऑर्डर्स सब मेंटल इलनेस के सिम्टम्स और साइंस हैं। अब यह सस्पिशन थी कि टियन फैंग ने इंजर्ड होने पर अपने ब्रेन को डैमेज कर लिया था। हालांकि उसने इस पॉसिबिलिटी को भी रिजेक्ट नहीं किया कि ऐसा डॉल्स और एक गहरे कोमा में एक इंसान के साथ नॉन स्टैंडर्ड मैनिपुलेशंस की वजह से हो सकता था। टियन फैंग की डॉल मेंटली डिसेबल्ड हो सकती है। इसके अलावा उसने अभी अभी कहा था कि वो मर रही थी। वो लड़का समझ नहीं पाया कि उसने ऐसा क्यों कहा। क्या वो सच में ऐसी एक डॉल की मदद से एक बार मर चुकी थी? लेकिन एक डॉल को जिंदा वापस आने के लिए अगर वह एक बार मर गई है तो कम से कम 15 दिन लगते हैं। अगर ऐसा है तो वो यहां कैसे आए? क्या उसकी डॉल 15 दिन से कम समय में वापस जिंदा हो गई? फिर भी सुई ने डिसाइड किया कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस इश्यू से बाद में डील करना सबसे अच्छा था। अब हॉल ऑफ सीक्रेट्स के मामलों पर वापस आने का समय था। मिस्टर ट्रूथ ने उससे बार बार पूछा कि वह उसके सीक्रेट्स पर स्पाई क्यों कर रही थी। वो लड़की उस पर चिल्लाई कि उसे यकीन है कि यह उसकी लिमिट नहीं थी और वह इन बाउंड्रीज से आगे की लाइफ पाना चाहती थी। तभी वो उसके पीछे आएगी। इन शब्दों के बाद ट्रेडिशन के अनुसार चेयर्स में से एक को पीछे धकेला गया और अब हॉल ऑफ सीक्रेट्स में एक नए पार्टिसिपेंट के लिए जगह थी। स्पाइडर थोड़ा हैरान था कि मिस्टर ट्रूथ ने उसे इतनी जल्दी सीट दे दी, लेकिन 9 हेडेड वुमन श्योर थी कि वह बस उसकी नॉनसेंस को और सुनना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी चेयर पीछे धकेल दी। लेकिन वह लड़की उसके बाद शांत नहीं हुई। उसने उनसे पूछना शुरू किया कि क्या वे वेटलेसनेस क्या होता है ये जानते हैं, लेकिन जवाब का इंतजार किए बिना उसने कहा कि यह सबसे एक्सट्रीम टाइप की वेटलेसनेस है। वो हमेशा इसका एक्सपीरियंस करना चाहती थी। यह एटमॉस्फेयर से आगे की जंप है। इस बार स्पाइडर ने डायरेक्टली मिस्टर ट्रूथ से कांटेक्ट करने का फैसला किया और उससे पूछा कि उन्हें उनकी टीम में ऐसी क्रेजी औरत की क्या जरूरत है। वो उनके लिए क्या अच्छा ला सकती है। मिस्टर ट्रूथ खुद ऐसे शब्दों से खुश नहीं लग रहे थे, इसलिए उसने थोड़ी मैजिक का इस्तेमाल किया और उस लड़की को एक ट्रांसपेरेंट क्यूब में डाल दिया, जिसने उसे अंदर से बंद कर दिया और उसे हिलने नहीं दिया। जिसके बाद उसने उसे तोड़ दिया और वह सीधे उसकी चेयर पर गिर गई जो मिस्टर ट्रूथ ने खास उसके लिए एलोकेट की थी। अचानक उसने भागना बंद कर दिया और दूसरों से पूछना शुरू कर दिया कि वे कौन थे और वह यहां क्यों थी। 9 हेडेड वुमन समझ नहीं पाई कि मिस्टर ट्रूथ ऐसे अनकन्वेंशनल कैरेक्टर वाले इंसान को यहां क्यों लाएंगे, लेकिन इस बात से कि मिस्टर ट्रूथ ने उसे एक चांस दिया, इसका मतलब है कि उसने रूल्स के अनुसार काम किया। सुई उस वक्त समझ गया कि यह एक काफी बोल्ड एक्सपेरिमेंट था, लेकिन दुर्भाग्यवश यह अनसक्सेसफुल साबित हुआ। फिर भी वह उसे डॉल देने के बाद बस उसे बाहर नहीं निकाल सकता था।
वो लड़की अपनी चेयर पर बैठी और बहुत सारे सवाल पूछने लगी। यह क्या जगह है? क्या इससे उसे प्लेजर मिलता है? सेंटर में वो बड़ी चीज क्या है? बीच में वो बड़ा आदमी कौन है? फिर भी मिस्टर ट्रूथ ने उम्मीद नहीं खोई, क्योंकि एक और कैंडिडेट था जिससे उसने वही सवाल पूछना शुरू किया। सभी लोग भी उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में भूल गए जब वे इस क्रेजी लड़की को देख रहे थे। वो लड़का बहुत देर तक सोचा कि वह इस सवाल का क्या जवाब दे सकता है, तो उसने बस कहा कि वह यहाँ बाय चांस आ गया है और उसे नहीं पता कि अब उसे क्या करने की जरूरत है। सुई सच में परेशान था, क्योंकि वह समझ गया कि इन दो नए कैरेक्टर्स का अपीयरेंस सच में एक एक्सीडेंट था। उसी वक्त स्पाइडर ने कैमरा हेड को उनके पास बुलाया और एक चेयर पर बैठने की ऑफर दी। अब जब सब लोग टेबल पर बैठे थे तो 9 हेडेड वुमन ने कहा कि आइटम्स की लिस्ट में आप अपनी जरूरत के लिए आइटम्स रजिस्टर या सेलेक्ट कर सकते हैं जिन्हें एक्सचेंज करना है। फ्यूनरल होम के पास अगले हफ्ते डिलीवरी के लिए 2 ऑर्डर्स हैं, जिसका मतलब है कि अगले हफ्ते उनके 2 फिजिकल ऑपरेशंस होंगे। अब उस लड़के का मूड थोड़ा बेहतर हो गया, क्योंकि यही उसको चाहिए था, एक अच्छा एम्प्लॉय जो समझता है कि बॉस क्या कह रहा है। उस औरत ने अपना काम परफेक्टली किया, जिसके बाद हर एक पार्टिसिपेंट ने अपनी सेल्स प्रपोजल्स दी और पहली एक औरत थी जो ऑप्थेल्मोलॉजिकल केयर, ऑटोप्सी और वुंड्स का ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार थी। स्पाइडर ने भी ज्यादा देर सोचे बिना अपनी लिस्ट प्रेजेंट की, जिसमें विजडम सिस्टम नेटवर्क इंटेलिजेंस से मदद, साइट पर टास्क्स में हेल्प, कोड मॉडिफाई करने और गेम सेटअप करने जैसी कई चीजें शामिल थी। नया टीम मेंबर कैमरामैन टैसिटन था और उसने कहा कि वह सिर्फ कुछ फोटोग्राफ कर सकता है, अगर ऑफ कोर्स वो किसी के लिए यूजफुल होगा। मिस्टर माउस एक कैमरा हेड जैसा लगा जो सिर्फ एक पॉइंट तक ही लिमिटेड था, यानी कि वो एक टुकड़े चीज के लिए कुछ भी करेगा। लेकिन टियन जिंग की बहन ने अपने पिछले कलीग्स से ज्यादा एक्सपेंडेड लिस्ट अनाउंस की। वो एब्सोल्यूटली कोई भी डिजायर पूरा कर सकती थी। मेन बात यह थी कि यह उसके लिए एक्सट्रीमली फन होना चाहिए था। ये स्पाइडर के लिए थोड़ा फनी हो रहा था, यह इम्पॉसिबल भी लग रहा था। वो कुछ भी करेगी अगर यह एक्सट्रीमली फन होगा। 9 हेडेड वुमन ने बदले में ऐड किया कि हाल ही में लिटिल में एक अनयूजुअल इंसिडेंट हुआ जो सेशन से रिलेट कर सकता है। स्पाइडर इंटरेस्टेड हो गया कि वह किस बारे में बात कर रही थी, तो उसने उसे और डिटेल में बताने को कहा। उस औरत ने कहा कि हाल ही में उनके पास एक सीरियल किलर के बहुत सारे विक्टिम्स आ रहे हैं जो लोगों के ऑर्गन्स काट कर निकालता है और वह ऐसे एनवायरनमेंट में काम करने से खास खुश नहीं है। अब सुई को याद आया कि इंस्पेक्टर कारोकी ने उस कैफे में क्या कहा था। लगता है कि यह वही सीरियल किलर है जिसके बारे में वो औरत बात कर रही है, लेकिन उसने उसके बारे में अभी तक बहुत कम सुना है। उस औरत ने कहा कि वह इस मैनिएक के 100 से ज्यादा मर्डर्स जानती है, जिनमें से कुछ उसने पर्सनली ओपन किए। सुई को इतने बड़े नंबर की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हाल ही में उसने सुना था कि मर्डर्स बहुत कम थे। क्या किलर इतने कम समय में इतने सारे क्राइम्स कर सकता है? हालांकि दूसरी तरफ वो समझ गया कि 100 का नंबर सिर्फ वह है जो मास्क जानता है। विक्टिम्स की टोटल नंबर अनइमेजिनेबल है, लेकिन वह इंस्पेक्टर कारोकी से कुछ सीखता है। लेकिन सुई ने सोचा नहीं था कि यह इतना सीरियस था। उस लड़के ने साफ देखा कि मर्डर का यह बिजार मेथड एक तरह का रिचुअल था जिसमें घोस्ट्स और स्पिरिट्स शामिल थे। लूडो जैसे बस्लिंग सिटी में कम समय में 100 सीरियल मर्डर्स तुरंत फेमस न्यूज बन जाते। मास्क ने यह भी ऐड किया कि वो उन जगहों से बहुत कंफ्यूज थी जहां कॉप्स मिले थे। वे सब काफी स्ट्रेंज थे। बॉडीज को बड़े प्लास्टिक बैग्स विद वाटर में रखा गया था, जैसे बच्चे के एमनियोटिक फ्लूइड। उसे लगा कि हर कॉप्स के चेस्ट से एब्डोमिनल कैविटी तक एक सूचर था और एब्डोमिनल कैविटी में 5 आइडेंटिकल इंटरनल ऑर्गन्स थे। वे या तो हॉट या लिवर थे। सुई ने मास्क के डिस्क्रिप्शन को सुना और बिल्कुल अच्छे से समझ गया कि हम उन ऑर्गन्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनके बारे में डिटेक्टिव को की बात कर रहे थे। युगा ने भी यह कंक्लूड किया कि यह कोई ऑर्डिनरी केस नहीं लग रहा था। उसे इसकी और डिटेल में जांच करने की जरूरत थी। जैसे ही उसने उन फोटोज को देखा जो मास्क ने उसे दिखाई, उसने तुरंत रियलाइज किया कि बॉडी की प्लेसमेंट एक रिचुअल जैसी लग रही थी और मोस्ट लाइकली ये किसी तरह का राइट था। मास्क उससे बिल्कुल अग्रीड थी। सीन पर ओकल्ट रिचुअल्स भी दिखे थे जिनका बुक्स में डिस्क्रिप्शन था। इसके अलावा अगर आप सोचे कि आधा महीने में 100 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए थे, तो ये साफ हो जाता है कि यह किसी एक इंसान का काम नहीं है। मोस्ट लाइकली ये लोगों का एक ग्रुप है जो एक साथ काम करता है। मिस्टर माउस ने एक फोटोग्राफ ली और लगता है कि उसके पास इन क्राइम्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी। मिस्टर ट्रुथ ने उसे इसके बारे में और डिटेल में बताने का मौका दिया और उसे पिरामिड और एम्यूलेट का एक्सेस दिया। टेबल पर अचानक सिटी का एक मैप लिटअप हो गया और मिस्टर माउस ने वह एग्जैक्ट जगह दिखाना शुरू कर दिया जहां उसने ये क्राइम्स या कम से कम उनके जैसे सिमिलर क्राइम्स देखे थे। पार्टिसिपेंट्स फिर से खुश थे कि मिस्टर माउस कैसे समय पर काम शुरू कर सकता है। मैप पर वह 8 सिमिलर केसेस इंडिकेट कर पाया जो उसने देखे थे, जिसने बाकी सब के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी। मास्क ने कंफर्म किया कि यह जगहें मर्डर केस में इंडिकेटेड थी। यह वही जगहें हैं जहां कॉप्स मिले थे। मिस्टर माउस को इसके बारे में कैसे पता हो सकता है और वह और क्या जानता है?
स्पाइडर आमतौर पर खुश थी कि माउसट्रैप ने इतनी जल्दी उन जगहों को कैसे ढूंढ लिया जहां क्राइम्स हुए थे। अब वो लगभग श्योर थी कि वह एक रियल प्रोफेशनल है, लेकिन जैसा कि पता चला वो वहां फिनिश नहीं हुआ। जिसके बाद उसने और कई जगह बताई जहां क्राइम हुआ था। कितना बड़ा सरप्राइज था जब मास्क और स्पाइडर ने 15 से ज्यादा जगहें गिनी। ये कैसे पॉसिबल है? क्या सच में 15 से ज्यादा कॉप्स अभी तक नहीं मिले हैं? स्पाइडर को यकीन नहीं हुआ कि इतनी सारी जगहें थी, लेकिन सबसे ज्यादा उसे यह उम्मीद थी कि उन सब में कॉप्स नहीं होंगे, वरना ये बहुत ज्यादा हो जाता। नई लड़की को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था जिसकी वे बात कर रहे थे और डिस्कस कर रहे थे। उसे सिर्फ इस बात में इंटरेस्ट था कि चीज शब्द का क्या मतलब है और यह अजीब क्रिएचर इस शब्द को कॉन्स्टेंटली रिपीट क्यों कर रहा है। सुई को यकीन नहीं हुआ कि लिटिल में हंड्रेड्स ऑफ मर्डर्स ब्रॉड डेलाइट में हो रहे थे। यह इतना बड़ा सिटी नहीं है कि इसमें नोटिस न करने का एक छोटा सा भी चांस हो। और डिटेक्टिव कोकी के डाटा के हिसाब से ये सच है। दर्जनों कॉप्स अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं। उसने ओरिजिनली तांगू की घटना का इस्तेमाल करके अपने फेथ के मिस्ट्री को आउटलाइन करने का प्लान किया था, लेकिन अब प्लान एसेंशियली लॉस्ट मोमेंट्स को मेकअप कर रहा है। लेकिन इसके एडवांटेजेस भी थे। व्हाइट माउस जो उसकी टीम में है हमेशा उसे की इन्फॉर्मेशन देता है जिसकी उसे हॉल ऑफ सीक्रेट्स के दूसरे पार्टिसिपेंट्स से उम्मीद नहीं होती, क्योंकि सिर्फ वही यह कर सकता है। इन सब फैक्ट्स को कंसिडर करते हुए मिस्टर ट्रूथ ने माउसट्रैप को रिवॉर्ड देने का फैसला किया और उसे मूवमेंट के ऑर्डर पर कंट्रोल दिया। पेंडुलम द स्पाइडर उसके लिए बहुत खुश थी और उसने कहा कि अब वे डेफिनेटली एक साथ काम करेंगे क्योंकि वो एक बहुत स्ट्रांग प्लेयर है। इन सभी अवार्ड्स के बाद मिस्टर ट्रूथ ने हिंट दिया कि ऑर्गन ऑफ केओस कंफ्यूजन पैदा कर रहा था और ट्रूथ की प्यूरिटी का वॉलेशन कर रहा था। गुगू ने तुरंत रियलाइज किया कि यह उनका नया टास्क था, इसलिए वो श्योर थी कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी और वे सब कुछ करेंगे जिससे मिस्टर ट्रूथ को उन पर प्राउड हो। इन शब्दों के बाद उसने उसे एक पिरामिड दिया। उसने बदले में उनका बहुत थैंक्स किया क्योंकि उसके लिए ये फैंटास्टिक था। उसने माना कि मिस्टर ट्रूथ के पास बहुत विजडम और इंसाइट है। 9 हेडेड वुमन को बिल्कुल समझ नहीं आया कि उसे पिरामिड क्यों मिला, इसलिए उसने क्लैरिफाई करने का फैसला किया कि ऐसा क्या हुआ था कि उसे ये पिरामिड दिया गया। स्पाइडर ने उसे जवाब दिया कि बाद में वो उसे डेफिनेटली उसके ग्लोरियस डीड के बारे में बताएगी और उसने मिस्टर ट्रूथ की कैसे मदद की। इसी बीच मिस्टर ट्रूथ ने कहा कि 3 ऑर्डर्स की ग्रेटनेस थी और हॉल ऑफ सीक्रेट्स में ऑर्डर रेन कर रहा था और इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था। मिस्टर ट्रूथ ने अपने सबॉर्डिनेट्स को एक चॉइस देने का फैसला किया और यह डिसाइड करने को कहा कि वे आगे कहां जा रहे थे। नई लड़की को समझ नहीं आया कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। क्या ये टैलेंट शो है? अगर ऐसा है तो वो बहुत कुछ जानती है और कर सकती है, तो वो उसे आसानी से खुश कर सकती है। स्पाइडर को यकीन नहीं हुआ कि मिस्टर ट्रूथ उन्हें चूज करने का राइट देगा और वे खुद डिसाइड कर सकते थे। सुई मेंटली सोच रहा था कि गुगू कितनी चैटबॉक्स है। वो हमेशा अपनी बात में आने की कोशिश करती है। पिरामिड भी उसकी लॉन्ग टर्न को रोक नहीं पाता। जैसा कि पता चला यह उस ऑर्डर का चॉइस था जिसमें वे सर्व करेंगे, और क्योंकि यहां पहले 3 पार्टिसिपेंट्स हैं तो उसी के अनुसार 3 ऑर्डर्स हैं जो न्यूकमर्स चूज कर सकते हैं। स्पाइडर ने कैमरा हेड का अटेंशन अट्रैक्ट करने की कोशिश की और उससे उसकी ऑर्डर चूज करने को कहा। उसने उससे प्रॉमिस किया कि यह बहुत मजेदार होगा। इस वक्त 9 हेडेड वुमन श्योर नहीं थी कि नए मेंबर्स चूज कर सकते हैं कि वे किस बॉडी में काम करना चाहते हैं, लेकिन वह इस बात को भी श्योर नहीं थी कि लोगों को बिना ये जाने रिक्रूट करना कि वे सच में कौन है एक मिस्टेक थी। स्पाइडर ने सोचा कि किसी भी हालत में उन तीनों के पास मेंबर्स को रिक्रूट, एक्सपेल और ट्रांसफर करने का अथॉरिटी था, तो वे फिर से अपनी जगह बदल सकते थे अगर वे अचानक एक या दूसरे ऑर्डर को सूट नहीं करते। इसलिए उसने 9 हेडेड वुमन को हेजिटेट न करने और जल्दी से चूज करने की सलाह दी, नहीं तो वह हार जाएगी। लेकिन उसे बिल्कुल समझ नहीं आया कि गुगू उसे क्या कन्वे करने की कोशिश कर रही थी। जब वे सोच रहे थे तो स्पाइडर ने आखिरकार डिसाइड किया और खुद से एक्ट करना शुरू कर दिया। उसने कैमरा हेडेड लड़के का हाथ पकड़ा और उसे अपनी फिगर यानी कि पिरामिड की तरफ खींचा और इस तरह वो उसका ऑर्डर चूज कर लेता। उसको खुद समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ, लेकिन अब उसके टी शर्ट पर एक पिरामिड ड्रॉन था और इसका सिर्फ यह मतलब था कि वह अब गुगू ऑर्डर का एक फुल फ्लैश्ड मेंबर था और वह बदले में इस एडिशन से बहुत खुश थी। अब उसके शॉप में एक कलीग है और वे एक साथ चीजें कर सकते हैं। युगा को अच्छे से समझ आया कि वहां मिस्टीरियस लोगों की कमी थी, इसलिए वो सिर्फ खुद पर रिलाई करती तो ओवरवर्क से मर जाती, और अब जब उसके पास ऐसा मौका था, ही डजंट लुक वेरी स्मार्ट, तो उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर उसने तुरंत मास्क से बात करने का फैसला किया और उसे उस नई लड़की के साथ एक टीम बनाने की सलाह दी, लेकिन वो औरत खुद श्योर नहीं थी कि वो नॉर्मल थी या उसे उसके ऑर्डर में चूज करना भी वक्त था या नहीं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मास्क के पास एक मेडिकल एजुकेशन थी और वह परफेक्टली समझती थी कि इस लड़की को न्यूरोटिक हाइपरएक्टिविटी सिंड्रोम था, जिसका मतलब है कि जब भी वो चाहे वो कहीं भी और हर जगह हो सकती है। उसके लिए उसके आसपास की हर चीज बस एक और गेम थी, और मास्क खुद मानती थी कि वह एक काफी स्ट्रिक्ट पर्सन थी और श्योर नहीं थी कि वह ऐसे बिहेवियर को टॉलरेट कर सकती है।
लेकिन स्पाइडर उसे कन्विंस करता रहा कि अब उसकी सिवियरिटी की मास्क उतारने और लड़की को उसके ऑर्डर में लेने का समय था। जब वे दो लड़कियां इस बात में बिजी थी कि कौन इस क्रेजी लड़की को अपने लिए लेगा, उसी वक्त वो मिस्टर माउस को पेस्ट कर रही थी और उसके बाद चीज शब्द को रिपीट कर रही थी। वो थोड़ा समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा था और ये लड़की उससे क्या चाहती थी, लेकिन एक तरह से वो उसे समझ भी गया। वो लड़की इस बात से खुश थी कि मिस्टर माउस का हेड कितना खूबसूरत था। इसका शेप इस तरह था कि इसे विंड को बहुत कम रेजिस्टेंस देनी चाहिए। उसने उसे ये भी बताया कि वह भी चीज को बहुत पसंद करती है क्योंकि यह बहुत सारी कैलोरीज प्रोवाइड करता है। यह उसे तेजी से मूव करने में मदद करता है और उसे भूख नहीं लगती। मिस्टर ट्रूथ इसे केयरफुली देख रहा था और उसके लिए यह काफी सरप्राइजिंग था कि ये दो लोग एक दूसरे से बात कर सकते थे बिना ये समझे कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। गू के लिए यह बहुत अच्छा था कि मिस्टर माउस एक मेंटली अनस्टेबल पर्सन तक पहुंच पाया। कुछ सेकंड्स के बाद उस लड़की ने माउस के ऑर्डर को चूज करने का फैसला किया क्योंकि उसे उससे बात करना बहुत पसंद आया। वो कितना इंटरेस्टिंग गाय है। वो बहुत खुश थी कि अब वो माउस के ऑर्डर से बिलोंग करती है। अब वो उनकी तरह वेरियस इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकती है और यह कितना कूल है। मिस्टर ट्रूथ खुश था कि न्यूकमर्स अपने एफिलिएशन को ऑर्डर के साथ चूज कर पाए और इसके साथ उसने आज की मीटिंग के एंड का अनाउंस किया। उसके बाद उसने सोचा कि यह मीटिंग काफी अनयूजुअल थी। जहां तक अच्छी खबर का सवाल है, व्हाइट माउस और गू ने भी ऑर्डर का कंट्रोल गेन कर लिया और 3 ऑर्डर्स ऑफिशियली एस्टेब्लिश्ड हो गए। जहां तक नए मेंबर्स का सवाल है, उनके क्वर्क्स के बावजूद उन्होंने ज्यादा बात नहीं की, तो इन सबको ऑर्डर और एक सर्टेन लेवल की पार्टिसिपेशन की जरूरत थी, लेकिन उसके अलावा उसे उन्हें जल्दी करने की जरूरत नहीं थी और उसे भी किसी चीज में जल्दी करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मर्डर्स के टॉपिक को टच करते हुए ये काफी सैड हो जाता है क्योंकि इतनी टेरिफाइंग नंबर की डेथ्स यह इंडिकेट करती है कि लूडो अपेरेंटली किसी तरह के टेरिफाइंग रिचुअल में शामिल था जो घोस्ट्स और गॉड से एसोसिएटेड था। सुई परफेक्टली समझ गया कि ऑर्गन्स का मामला साइंस से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड साबित हो सकता था। उसे इस मामले पर ब्लैक गेट का अटेंशन अट्रैक्ट करने का एक तरीका तुरंत ढूंढना था। पुलिस ने ब्लैक गेट का सहारा नहीं लिया, प्रेज्यूमेबली क्योंकि उन्हें काफी विक्टिम्स नहीं मिले थे, लेकिन अगर उन्हें सभी विक्टिम्स मिल जाते तो वो लड़का परफेक्टली जानता था कि यह ब्लैक गेट को अट्रैक्ट करने का एक एक्सीलेंट रीजन होगा। उस लड़के के लिए यह सब बहुत डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन साथ ही बहुत इंटरेस्टिंग भी, इसलिए वह इस मामले में अपनी हेल्प देने के खिलाफ नहीं था। अगले दिन वो लड़का उस इन्फॉर्मेशन को चेक करने के लिए बाहर गया जो माउस ने सीक्रेट्स की पिछली मीटिंग में कही थी। उसने अनाउंस किया कि वह क्राइम सीन्स के बारे में जानती है और एंड में वे लगभग 50 थे, जिसका मतलब है कि उतने ही विक्टिम्स थे। उसने एक प्लान बनाया जो पुलिस को सभी बॉडीज का पता लगाने में मदद करेगा। सुई ने डिसाइड किया कि वह एक जगह से दूसरी जगह जाएगा और फिर पुलिस को कॉल करेगा। वो लड़का खुश था कि अब उसे सीन्स के मामले से डील करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ब्लैक गेट ने ली के स्पिरिचुअल मास्टर्स के साथ मिलकर इस टास्क को ले लिया था, तो उसके पास ऑर्गन्स के मामले पर कंसंट्रेट करने के लिए काफी स्ट्रेंथ होगी। अचानक सुई ने रियलाइज किया कि जिस स्ट्रीट से वो गुजर रहा था वहां एक भी इंसान नहीं था, लेकिन इसने उसे इतना कंफ्यूज नहीं किया जितना इस बात ने कि इस स्ट्रीट पर एक भी घोस्ट नहीं था। कुछ साफ तौर पर गलत था। उसे समझ आया कि पूरी स्ट्रीट पर एक भी घोस्ट नहीं था और यह बिल्कुल इम्पॉसिबल था क्योंकि उसकी करंट डेप्थ मुंह में जहां भी वो जाता उसकी फील्ड ऑफ विजन घोस्ट्स और स्पिरिट्स से भरी रहती थी। उस लड़के को बस यकीन नहीं हुआ कि आज उनमें से एक भी नहीं दिखा। ये किसी तरह से गलत भी था क्योंकि सुई पहले ही उन्हें हर जगह देखने का आदी हो चुका था, लेकिन अब यह इतना अनयूजुअल था। अचानक वो घर जिसके ऑपोजिट सुई खड़ा था बस डिसअपियर और इवप्रेट होने लगा। वो लड़का समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा था। इस घर में क्या गलत था? कुछ सेकंड्स बाद आसपास के सभी घर अचानक डिसअपियर होने लगे और सुई ने रियलाइज किया कि यहां कुछ बहुत स्ट्रेंज हो रहा था। अचानक उसने छोटे इंसेक्ट्स को देखा जो एक ट्रैफिक लाइट पर थे और उसने रियलाइज किया कि ये एक तरह के घोस्ट्स हैं जो अपने रास्ते में सब कुछ खा जाते हैं, सब कुछ एक डिजिटल मोसेक में बदल देते हैं। इसलिए उसने एक प्रिकॉशन लेने का फैसला किया और मास्क का इस्तेमाल किया ताकि ये छोटे बग्स उसे देख न सके, लेकिन अचानक उसने रियलाइज किया कि मास्क उसकी मदद नहीं कर रहा था क्योंकि उसकी फिंगर्स को बहुत दर्द होने लगा और यह साफ था कि बग्स उसके डिफेंस बैरियर से गुजर सकते थे। सुची ने अपने हाथ की तरफ देखा और साफ तौर पर बीटल्स को उसकी स्किन को डेवो करना शुरू करते हुए देखा। ये कैसे पॉसिबल है? क्या वे सच में उसे देख सकते हैं? लेकिन दूसरी तरफ उसने समझ लिया कि ये बीटल्स आम घोस्ट्स और गॉड्स जैसा डर नहीं देते, इसलिए वो उतना नर्वस नहीं था। फिर भी कुछ कम अप करना जरूरी था क्योंकि वे बस उस लड़के को खाने लगे थे और भले ही वो डरा नहीं था, इससे फिर भी डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे। अगर वह इसी स्पिरिट में जारी रखता तो वह तुरंत मर सकता था, इसलिए इन बीटल्स के खिलाफ फाइट बैक करना जरूरी था। लेकिन पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने उसे प्रैक्टिकली पूरी तरह से खा लिया था। बग्स पहले ही उसकी आंखों के पास थे और उसे फिनिश करने वाले थे। अचानक वो उठ गया और रियलाइज किया कि यह एक तरह का विजन था,
जिसमें वो साफ तौर पर अपनी फ्री विल से प्लंज नहीं हुआ था। तो फिर यह क्या था? सुई ने फिर से अपने हाथ और बॉडी को चेक किया। वो कंप्लीटली इंटैक्ट था और वहां स्क्रैचेस तक नहीं थे। उसके साथ ऐसा पहली बार हुआ था, इसलिए उसे पता नहीं था कि इस पर कैसे रिएक्ट करे। अचानक उसके विचारों को पीछे से एक वॉइस ने रोका, जिसने उस लड़के से पूछा कि क्या वो जिंदा था और वह कैसा फील कर रहा था। जब सुई पीछे मुड़ा तो उसने एक यंग गाय को अपने हाथों में अम्ब्रेला लिए हुए देखा और कह रहा था कि वह बहुत लकी था कि वह समय पर पहुंच गया, क्योंकि थोड़ा और देर होती तो सुई जिंदगी को गुड बाय कह सकता था। सुई को समझ नहीं आया कि वह कौन था, लेकिन फिर भी उसने उसकी जिंदगी बचाने के लिए उससे थैंक्स किया, जैसा कि हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो लेट से आया है और काफ़ी कम टाइम का है, क्योंकि मेरे अभी सीटी एग्ज़ाम चल रहे थे और कॉलेज के प्रोजेक्ट एक्सेट्रा में मैं काफ़ी बिजी था। और नेक्स्ट वीडियो 2 आवर्स का होगा या इससे ज़्यादा का होगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।